नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। यदि रखते हो आप जिंदगी में जीतने का मादा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। मेहनत करें आप। बल, दाब और घनत्व, ये अपना टॉपिक चल रहा था। बल, दाब और ये क्या था? घनत्व था। अच्छा, यहां तक हमने जाना और इसमें से ये वाला कल की क्लास में हो चुका है, बल वाला। तो आज ये पढ़ने वाले हैं और इसका भी नंबर आएगा, दाब और घनत्व। बल की चर्चा हो गई, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स बचा हुआ है। बचा हुआ है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये बचा हुआ पार्ट है। बाकी आपने जाने ससंजक बल क्या होता है, आसंजक बल क्या होता है। आओ भैया आगे। सभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड के बीच लगने वाला बल। दो पिंड के बीच लगने वाला बल गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उनके गुणनफल के तो समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के बराबर, तथा उनके बीच की दूरी, इसको शॉर्ट करेंगे अभी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इतना बड़ा याद करोगे क्या? नहीं। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पुनः जमीन की ओर आती है ना, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, समझना इस बात को। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के, देखो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे करेंगे? अरे क्या होता है, ये दो पिंड है, ये M1 है और ये M2 है। ये कह रहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, इनका तो होगा गुणनफल। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? उनके गुणनफल के समानुपाती। ये लो जी, समानुपाती है। यही तो कह रहा है। इस बात का अर्थ क्या है? दो पिंड हो गए, ये इनके बीच लगने वाला बल, ये गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती। ये रहा। और क्या होता है? बीच की दूरी के। अब बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी, डिस्टेंस लिख दो, या त्रिज्या, आप आर लिख सकते हैं इसको। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आर भी लिख सकते हैं आप। इसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब प्रश्न क्या बनेगा? अब यदि यहां से आप इसको हटाना चाहें, ये समानुपाती का निशान यदि आप हटाना चाहें, तो ये क्या बनेगा? जी बन जाएगा, क्योंकि जी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जी M1 M2 बटे डी स्क्वायर, ये बन गया ना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला। और इसी जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी जी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण बल।
एग्जाम में यहां से सवाल पूछा हुआ है और वो सवाल है जी का मान कितना होता है। जी का मान, जी का मान बताना है कितना होता है। 6.67 गुणा 10 की घात -11, ये इसका मान होता है। 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है भाई। जी का मान ये रहेगा 6.67। याद रखना, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है 6.67 10 की घात -11। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका मान ये होता है। कर लोगे। इसी बल के कारण यदि आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी की ओर आती है। जैसे इस वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये कुछ ही समय के बाद में वापस आ जाएगी, क्योंकि वहां क्या कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और यदि वस्तु वापस नहीं आए तो क्या होता है, कोई नियत वेग से फेंकी गई वस्तु कितनी दूरी पर जाने के बाद में वापस पृथ्वी पर नहीं आती, बताना जरा। और इसी को कहा जाता है पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो ये सवाल भी आपकी एग्जाम में बनता है। एक तो यहां से ये ध्यान में रखना है इस जी का मान कितना होता है, और दूसरा पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को आप फेंक रहे हैं ऊपर, जोर लगा के फेंक रहे हैं, वापस आ जाएगी। लेकिन एक ऐसी दूरी, एक ऐसा क्षेत्र जिसको पार करने के बाद में पृथ्वी पर वापस वह वस्तु आए नहीं, वह पृथ्वी का पलायन वेग है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी याद करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम √2gr भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, √2gr। कर लोगे क्या, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है √2gr। कर लोगे क्या, अरे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ये ई का मतलब अर्थ है, ई का मतलब अर्थ है, तो ये भी पृथ्वी का पलायन वेग है। इसको लिखा जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। सीधा छपने वाला सवाल है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, आंसर क्या होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि इस वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वापस पृथ्वी पर वस्तु नहीं आएगी, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। साधारण हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, वापस आ जाता है ना, लेकिन यदि कोई इस वेग से फेंक रहा है तो वह वापस नहीं आएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। कर लोगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा है, ये वाला है, F बराबर G m1m2/d²। इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल है, जहां जी का मान आपके सामने है। कर लेना भाई। एक लिखना गुरुत्वीय त्वरण। यहां कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अब यदि कोई आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से किसी वस्तु को, जैसे इसको आप नीचे ऐसे छोड़ दें तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के नजदीक आएगी उसका वेग बढ़ता जाएगा। वेग बढ़ेगा ना, आपने देखा होगा जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊपर से छोड़ा जाता है तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के नजदीक आएगी तो इसका वेग बढ़ जाएगा। वेग क्या होगा, बढ़ जाता है। जब वेग बढ़ता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। और उसी त्वरण को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो आपको यहां से एक बात याद करनी है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान कितना होता है, इसको स्मॉल जी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना।
अरे भाई बड़े वाला जी जो दिख रहा है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये जो छोटा जी दिख रहा है ये गुरुत्वीय त्वरण है। समझ गए? इस जी का मान पूछा जाए तो 6.67 बताना है, लेकिन यदि इस जी का मान पूछा जाए तो आपको 9.8 बताना है। कितना? 9.8 कर लोगे? 9.8 मीटर ये करना है भाई, ये गुरुत्वीय त्वरण है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? 6.67 इस जी का मान, और छोटे वाले जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका मान कितना होता है? 9.8। कर लोगे? इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान देना, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी का मान जो होता है, जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अरे जी का मान कहां पर अधिक होता है? ध्रुवों पर, याद रखना इस बात को। और दूसरा ध्यान में रखिएगा, जी का मान न्यूनतम कहां होता है? अरे जी का मान न्यूनतम कहां होता है? तो न्यूनतम पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा पर। कहां होता है? भूमध्य रेखा पर। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें। जी का मान अधिकतम पूछा जाए ध्रुवों पर बताना है। अरे जी का मान अधिकतम कहां होता है? ध्रुवों पर। कहां होता है रे? ध्रुवों पर। और जी का मान न्यूनतम कहां होता है? ये भूमध्य रेखा पर। कर लोगे? तो जी का मान है ना, ध्यान में रखिएगा 9.8 है, और मान पूछा जाए कहां ज्यादा होता है कहां कम होता है, तो ध्रुवों पर ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। लिफ्ट आपने देखा होगा, लिफ्ट देखा है ना? झूला देखा है? झूला है? झूले में बैठे हैं, लिफ्ट में बैठे हैं ना? तो बताओ भाई, लिफ्ट में यदि आप जा रहे हैं ऊपर की ओर तो आपके भार में कमी होगी या वृद्धि होगी? बढ़ेगा। ठीक है। आप लिफ्ट से नीचे की ओर आ रहे हैं तो बताओ भार में क्या होगा? कमी लगेगी। अरे झूला जो होता है ना, झूला में बैठ के देखना, जैसे ही झूला ऊपर की ओर जाएगा तो बताओ आपका वजन बढ़ेगा कि कम होगा? यस। जब झूला नीचे आएगा तो वजन का पता ही नहीं चलेगा। और मान लीजिए जब झूले से आप नीचे की ओर आ रहे हैं और रस्सी बीच में से टूट गई तो फिर क्या होगा? ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। यदि आप लिफ्ट में बैठे हैं या झूले में बैठे हैं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भार क्या होगा? बढ़ेगा। भार क्या होगा? बढ़ेगा। भाई लिफ्ट है या फिर झूला है, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं ना तो आपका भार बढ़ता है, आपको ऐसे लगेगा अपना वजन बढ़ गया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट में नीचे की ओर आएंगे तो भार में क्या होगी? अरे क्या होगी बताओ? कमी। भार में क्या होगी? कमी। लेकिन यदि आप झूले से झूल रहे हैं और झूला बीच में से टूट गया तो आपका भार कितना हो जाएगा? शून्य, पता ही नहीं चलेगा। और ये सब किसके कारण होता है? इन्हीं के कारण होता है। क्लियर है बातें? आपसे पूछा जाए जब व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो भार में कैसा महसूस होगा? तो भार बढ़ जाएगा। नीचे की ओर आ रहे हैं तो भार में कमी आ जाएगी। और यदि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, रस्सी टूट गई तो आपका भार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? जीरो हो जाएगा। कर लोगे क्या यहां से? तो तीन बातें यहां से ध्यान रखनी है। पहली बात कौन सी है? पहली बात यह है ग्रेविटेशनल, ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान कितना होता है? 9.8। दूसरा सवाल ध्यान में रखिएगा, जी का मान अधिकतम कहां होता है? ध्रुवों पर। और जी का मान न्यूनतम कहां होता है? भूमध्य रेखा। बाकी यहां से कोई प्रश्न बने तो देख लेना। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। कर लोगे? बचा हुआ पार्ट था कल का ग्रेविटेशनल फोर्स। चुंबकीय बल हो गया क्या?
एक लिख लो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का, अरे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है? विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय, ये वेबर हो गया, क्या हो गया? वेबर। लेबर नहीं है, वेबर है ये। अरे लेबर नहीं है, ये वेबर है, देखो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? चुंबकीय प्रेरण जब भी आए तो आपको बताना है माइकल फेराडे। किसने बताया? माइकल फेराडे। याद आ रहा है? चुंबकीय, ये विद्युत घंटी है ना, विद्युत घंटी, अरे विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ये भी ध्यान में रखना। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर। ये बातें आनी चाहिए। गीजर पूछा जाए, गीजर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत केतली किस सिद्धांत पर आधारित है? याद है क्या? बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? जो भी गर्म होते हैं उसमें ये प्रभाव पर है, लेकिन विद्युत घंटी है ना, ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ये भी ध्यान में रखना। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित रहेगी? चुंबकीय प्रभाव पर। अब देखो, चुंबक तो आपने देखा ही है, नहीं देखा तो अभी देखो। ये चुंबक है, चुंबक है ना ये, और दूसरे वाला चुंबक ये है। ठीक है जी। अब चुंबक के ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं? पहले तो आप मुझे बताओ चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? शाबाश, कितने होते हैं? दो। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? दो। ये है इसका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ कहेंगे ना, और ये इसका साउथ, ये वाला इसका साउथ पोल है, और ये वाला क्या इसका नॉर्थ पोल। करना, आंसर करना। ये वाला नॉर्थ है तो ये वाला क्या है? साउथ है। ये वाला साउथ है तो ये वाला नॉर्थ, और ये वाला क्या है? साउथ। अब बताओ यहां क्या है? यहां क्या दिख रहा है आपको? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, और यदि चुंबक को ऐसे लटका दें, ये सवाल भी कई बार पूछते हैं, चुंबक को यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए ऐसे रस्सी से बांध के, तो वो किस दिशा में ठहरता है? यस। चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरता है वो। सवाल पूछा जाए चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर, उत्तर पूर्व, ऐसे आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर से दक्षिण की ओर। अब बताओ भाई, अब इसका आंसर कर दो। ये आपको दिख रहा है क्या? ये चुंबक के कैसे ध्रुव है? समान। कैसे ध्रुव है? समान। ये लो। और दूसरा बताना, ये चुंबक के कैसे ध्रुव है? असमान। ये समान का मतलब दोनों समान ही है, दक्षिणी ध्रुव है। अब जब दोनों ध्रुवों को यहां आप आपस में इस चुंबक को टकराओगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। लिखो इस बात को, समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी जब आप इन चुंबक को आपस में ऐसे टच करोगे तो ये आपस में
चिपकेंगे नहीं, ये दूर भागेंगे। जैसे ही इस चुंबक को आप इसके पास लेके आओगे तो ये वाला दूर भागेगा, या फिर ऐसे इस चुंबक को इसके पास में लेके आओगे तो ये वाला दूर भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समान ध्रुवों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। दूसरा, अब यहां ध्रुवों की, ये ध्रुव असमान है, तो असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान ध्रुव है जी, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप इस चुंबक को इसके पास लेके जाओगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, या फिर इस चुंबक को इसके पास में लेके जाओगे तो ये चिपक जाएंगे, क्योंकि यहां जो है असमान ध्रुव नजर आ रहे हैं। कर लोगे। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने। हाँ, विद्युत घंटे की सिद्धांत पर आधारित है चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। इतनी बातें ध्यान में रखना। कर लोगे याद। तो ये बचे हुए कुछ पार्ट्स थे, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा हो गया चुंबकीय बल। अब चलते हैं अपने टॉपिक में। तो बल हो गया, अब नेक्स्ट है दाब। क्या है, दाब। ले लूं क्या आगे, कर लिया। दाब, प्रेशर। दाब किसको कहते हैं, अरे दाब क्या है, दाब किसको, प्रेशर किसको कहते हैं। अभी एग्जाम आ गई नजदीक, प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया ना, एग्जाम नजदीक है। दाब किसको कहते हैं, दाब का मतलब है बल बटे क्षेत्रफल। क्या रे, बल बटे क्षेत्रफल। बताओ क्या है, दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। लिख लो आप, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, अरे लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाब। ये दाब की परिभाषा है। अब यहां से समझ सकते हैं कि ये एकांक क्षेत्रफल है और इस पर लग रहा है बल, और इसी को हम कह देंगे दाब। ज्यादा बढ़िया रहेगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो जी, कई बार परिभाषा भी पूछ लेते हैं सीधी सीधी। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। दाब का मात्रक बताओ क्या होता है, यस, ऐसे याद होने चाहिए। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। याद करने हैं इनको, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। मात्रक याद करने, एक सवाल वहां से आपके एग्जाम में आएगा। मात्रक का एक सवाल आने वाला है। दाब का मात्रक पास्कल होता है जी, बिल्कुल। तो दाब से संबंधित कुछ आपके नियम भी होते हैं, जैसे आर्किमिडीज घनत्व का होता है आर्किमिडीज थ्योरी, वैसे ही वायुमंडलीय दाब होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ये आपके एग्जाम में आया था ना, वायुमंडलीय दाब आया था क्या। वायुमंडलीय दाब क्या होता है बताओ, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये जो वातावरण दिख रहा है, बाहर का वायुमंडल दिख रहा है ना, इस पर जो दाब लगता है उसी को क्या कह देते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी से या समुद्र तल से 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीमीटर पारा दाब कम हो जाता है। कितना, 1 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा कि पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है। पहाड़ों पर खाना नहीं बना सकते, बनाते हैं तो कठिन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अरे पहाड़ पर आप जाते हैं तो वहां खाना जब बनाते हैं तो कठिनाई आती है आपको। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं आपके नाक से खून आने लगता है, पता नहीं है क्या।
जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है कई बार। पहाड़ पर आप खाना बना नहीं सकते, बनाते हैं तो कठिनाई आती है। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। लिख लो वायुमंडलीय दाब क्या है? वातावरण में या वायुमंडल में लगने वाला दाब। वायुमंडल में लगने वाला दाब। वायुमंडल में लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, ये ध्यान में रखना। अभी हाल ही में आपके एग्जाम में आया था ये। वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बैरोमीटर में मापा जाता है, ये ध्यान में रखना। अरे वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बैरोमीटर में। अब यहां से 3 बातें ध्यान में रखनी है। एकदम शॉर्ट में चल रहे हैं हम, ज्यादा ऐसा है नहीं कि पूरा, है ना। वायुमंडलीय दाब की 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या होगा? अरे वायुमंडलीय दाब में या बैरोमीटर में जो पाठ्यांक होता है अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होता है? ध्यान में रखना, बैरोमीटर में पाठ्यांक नीचे गिरता है अचानक। पाठ्यांक क्या अचानक नीचे गिरे तो क्या होगा? अचानक नीचे गिरे क्या होगा? अरे क्या होगा बताओ? शाबाश तंसु, क्या होगा? बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो क्या होगा? आंधी आएगी। क्या आएगी? आंधी। आंधी की संभावना। आंधी कब आती है? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो आप ध्यान में रखिएगा आंधी आने की संभावना। तो आपसे कुछ बातें यहां पता चली होगी। बैरोमीटर का यूज कहां करते हैं? मौसम संबंधी जानकारी में। अरे मौसम संबंधी जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारी में इसका प्रयोग करते हैं। और वायुमंडलीय जो बैरोमीटर है इसमें पाठ्यांक यदि अचानक नीचे गिर रहा है तो आंधी आने की प्रबल संभावना होती है। और धीरे धीरे नीचे गिरे, अरे बताओ, धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या होगा? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? यदि पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना है। ऐसे ही तो पता लगाते हैं कि आज बारिश आएगी कि आंधी आएगी। पाठ्यांक यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश की संभावना है जी। किसकी संभावना है? वर्षा की। और तीसरा यहां से बिंदु जो बनेगा वो होगा पाठ्यांक यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़े, बताओ क्या होगा? इसका मतलब है मौसम साफ रहेगा। मौसम है साफ। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। बैरोमीटर का उपयोग है वो मौसम संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग में लेते हैं। और यहां से 3 बातें ये पता चलनी है आपको। एक तो हो गया आंधी का, दूसरा वर्षा का, और तीसरा क्या है? साफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। कर लोगे? यस, कर लोगे क्या? बताओ फिर। दैनिक जीवन में वायुमंडलीय दाब के उपयोग बताता हूं। उपयोग ध्यान में रखना दैनिक जीवन में।
या फिर आप स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं, जैसे पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन। बताओ, यदि आपसे सवाल पूछा जाए पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन क्यों होता है, सीधा आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। ठीक है, वहां जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त उष्मा होती है, उसका मान भी घट जाता है और खाना बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा, फाउंटेन पेन में स्याही का रिस जाना। फाउंटेन पेन, इसकी खोज किसने की? यस, स्याही का रिस जाना। कोई व्यक्ति वायुयान में यात्रा कर रहा है, उसके पास फाउंटेन पेन है, बैठा है, सफेद शर्ट है, पता चल जाएगा स्याही रिस जाती है, यानी स्याही निकल जाती है बाहर फाउंटेन पेन में से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। अरे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं ना, वायुमंडलीय दाब कम होता है। कर लोगे? और बताओ, और भी एक है इसके। अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक में से खून निकलता है, ये भी तो है। अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक में से खून निकलना, नाक में से खून आना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वायुमंडलीय दाब पर आधारित घटनाएं हैं। क्या वापस आ गया, क्या बात है? या ऐसे ही दिख रहा है ये? हो गया रे? वायुमंडलीय दाब कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? कुछ आ रहा है क्या? कर लोगे ना यहां से? एक सवाल का आंसर करना। अरे एक सवाल का आंसर करना। ये एक पात्र है, क्या है? एक पात्र है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसका अर्थ बताना है ना। ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है? आंसर करके बताना। ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी वाला है, यानी 3 छिद्र है इसमें। ये एक पात्र है और इसमें पानी भरा हुआ है और 3 छिद्र किए हुए हैं। जब पानी का बहाव होगा ना, तो बताओ सबसे ज्यादा पानी कहां से बाहर निकलेगा? ए से या बी से या सी से? अच्छा, इसमें दाब कहां ज्यादा हो रहा है? ए पर। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी ए से सबसे ज्यादा निकलेगा पानी, उसके बाद में यहां से निकलेगा और सबसे कम यहां से निकलेगा।
अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि गहराई बढ़ने पर, नोट कर लेना, गहराई बढ़ने पर क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है दाब भी बढ़ता जाता है। याद रखना, ये सवाल स्टेटमेंट आते हैं कई बार, गहराई बढ़ने के साथ दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ता है, दाब घटता है, ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। तो गहराई के साथ दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अरे गहराई के साथ दाब क्या होगा? बढ़ेगा। कर लोगे ना? अब लास्ट बच रहा है घनत्व। क्या बच रहा है? घनत्व। बल, दाब और घनत्व, तीसरा पॉइंट बच रहा है अपने पास, घनत्व। ठीक है। सबसे पहले तो जरा मुझे बताओ, घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक कौन बताएगा आप में से? करो, आंसर करो फटाफट। किलोग्राम है मीटर क्यूब। कर लोगे? घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ये ध्यान में रखना। ये घनत्व का मात्रक है। कर लेना भाई। लोहे की कील देखिए क्या? लोहे की कील, ठीक है। और एक है कागज का नाव। कागज का नाव। अब मुझे बताना, एक तो लोहे की कील है और दूसरा क्या है? कागज का नाव है। अब ये इन दोनों को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा हरियाणा? अरे जब इन दोनों को पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा? अरे बताना मुझे, क्या होगा? समझो इस बात को। ये पानी है, ठीक है, इसमें क्या है? पानी है भाई, पानी। अरे क्या है इसमें? वाटर, पानी है। अब एक तो लोहे की कील थी ना, लोहे की कील, ये लोहे की कील है, इसको पानी में डाला, ये लोहे की कील है। और एक है कागज की नाव, ये कागज की नाव है। ये तो है कागज की नाव। क्या है? कागज की नाव है। और ये वाला क्या है? लोहे की कील है। जब पानी में लोहे की कील को डालेंगे तो ये पानी में डूब जाएगी, लेकिन कागज की नाव को यदि आप पानी में डालेंगे तो ये डूबेगी नहीं, बल्कि इस पानी की सतह पर तैरेगी। चेक करना, कागज की नाव को पानी में डालते हैं, तैरती है कि नहीं तैरती? या डूब जाती है? तैरती है। और लोहे की कील डूब जाती। कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ यस, लिख लेना भाई, लिख लेना। लोहे की कील जो है ना, इसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा। यहीं लिख लो, घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व क्या है? घनत्व ज्यादा है इसका, घनत्व ज्यादा है। और इसका क्या है? घनत्व कम है। इसका घनत्व क्या है? कम है। दैनिक जीवन में यदि कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने देखा जाए, आए, तो आंसर कर देना। घनत्व के कारण होता है, जिस भी वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी, और जिसका घनत्व कम होगा वो पानी की सतह पर तैरेगी। तंसु को ले लो। कर लोगे क्या? यहां से बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं, यहां से देखो आपके सामने बहुत सारे सवाल बन गए हैं। लिखो, एक नोट डाल के लिखना। लेक्टोमीटर, पहले तो मुझे बताओ लेक्टोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? यस, दूध की शुद्धता मापने में। दूध की, अरे कहां करते हैं? दूध की शुद्धता मापने में। कहां किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने में। अच्छा, दूसरा है आपके हाइड्रोमीटर।
दूसरा क्या है? हाइड्रोमीटर। अब बताओ ये इसका इसका यूज कहां होता है? कहां होता है? जल की शुद्धता के लिए। कहां? जल की शुद्धता में। अब आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों का संबंध कहां से है? तरलता से। कहां से है? तरलता से। अरे कहां से? तरलता से। अरे इसका संबंध कहां से दिख रहा है आपको? तरलता से। समझे क्या? दूध किस प्रकार, अरे दूध लिक्विड ही होता है, तरल होता है। जल क्या होता है? जल भी तरल होता है। तो इनका सीधा सा संबंध ये हो रहा है कि यदि आपसे तरलता की थ्योरी पूछा जाए, तरलता का सिद्धांत किसने दिया, तो सीधा आंसर होगा आर्किमिडीज। क्या होने वाला है? आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज की थ्योरी हम कल की क्लास में जानेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, लेकिन इतनी बातें ध्यान में रखना कि आर्किमिडीज का सिद्धांत तरलता पर आधारित है। किस पर आधारित है? तरलता पर। जैसे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित रहेगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित रहेगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत। कर लोगे? लाइट नहीं है क्या? हेडिंग लगाओ, प्रश्न तनाव। छोटा सा टॉपिक है, समय भी अपने पास पड़ा है 10 मिनट का, इसमें हो जाएगा। प्रश्न तनाव। प्रश्न तनाव आपने पढ़ा ससंजक बल और आसंजक बल। क्या हुआ? ससंजक बल और आसंजक बल क्लास, कल की क्लास में आपने पढ़ा था ना। तो ससंजक बल जो होते हैं वो एक ही पदार्थ के अणु के बीच आकर्षण करता है। तो ससंजक बल पानी में क्या करता है? किसी अणुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है? द्रव का जो ऊपरी सतह होता है ना, द्रव की पृष्ठ सतह या ऊपरी सतह कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। अरे द्रव की पृष्ठ सतह या ऊपरी सतह क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ध्यान में रखना। दैनिक जीवन में यहां से आपके सामने बहुत सारे यूज होते हैं। प्रश्न तनाव पर आधारित घटनाएं देखना। सीधा सा सवाल पूछे, दांतून की जो ब्रुश होती है ना, दांतून करने के बाद में उस ब्रुश को आप पानी में डुबाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ब्रुश के जो दांते होते हैं, दांते आगे वाले बाल, वो चिपक जाते हैं। होता नहीं क्या ऐसा है? मुलायम ब्रुश के बाल चिपकना। मुलायम ब्रुश जो होती है उसके बाल क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। किस कारण? प्रस्थ तनाव के कारण। गरम सूप खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट होते हैं किसके कारण? प्रस्थ तनाव के कारण। है? अरे जो ब्रुश होते हैं ना, ब्रुश, उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी में डाल के चेक करना उसको। हाँ ये यस, वर्षा की बूंदे गोल, ये भी सही है। प्रस्थ तनाव के कारण, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बारिश की बूंदे गोल नजर आती है, ये तो पता ही है आपको। बारिश की बूंदे गोल दिखाई देना, ये भी किसके कारण? प्रस्थ तनाव के कारण। तो ये सारी घटनाएं प्रस्थ तनाव पर आधारित है। यदि आप समुद्र के पानी में तेल डाल देते हैं तो समुद्र का पानी आपको शांत नजर आने लगता है। हैं? पानी में
तेल की बूंदें डालने पर पानी का मतलब समुद्र की लहरें हैं, ये समझ लेना ना। लहरें समाप्त, लहरें शांत दिखाई देती है, शांत हो जाती है, लहरें शांत हो जाती है, ऐसे लिख लो तेल डालने पर। तो ये सारी घटनाएं प्रस्थ तनाव पर आधारित है। और भी है क्या? मुलायम ब्रुश के बाल चिपक जाना, गरम सूप स्वादिष्ट है, बारिश की बूंदें गोल दिखाई देना, पतली सुई जो होती है उसको यदि आप पानी में डालते हैं तो वो भी तैरती है, इसका कारण भी प्रस्थ तनाव है। पतली सुई, पतली सुई को पानी में डालने पर क्या होगा? सुई तैरती है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण प्रस्थ तनाव है। क्या रहेगा? प्रस्थ तनाव। कर लोगे क्या? अरे भाई ध्यान में रखना, ये घटनाएं प्रस्थ तनाव पर आधारित है ना। मुलायम बाल किसके? ब्रुश के, चिपक जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगती है। बारिश की बूंदें आपको गोल दिखाई देगी। बारिश की बूंदें कैसी दिखाई देगी? गोल। और पानी में यदि तेल की बूंदें डालें तो लहरें शांत होना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा पतली सुई पानी में डालने पर सुई है वो तैरने लगती है। हाँ। कर लोगे? तो प्रस्थ तनाव और केशिकात्व दो ऐसे टॉपिक है जहां से आर्मी की भर्ती में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है जी, आओ भाई हरियाणा इधर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हालांकि आर की